एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये सेक्शन मेनली डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन और स्टेटमेंट के ऊपर। यानी इसी धारा के अंदर अगर कोई अपराधी अपने जुर्म को कबूल करता है या कोई बयान देता है तो इसी धारा के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। किसके सामने? मैजिस्ट्रेट के सामने, ना कि पुलिस के सामने। तो अब इसको क्यों डाला गया, इसको सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। क्योंकि जो पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दिया जाता है या कन्फेशन किया जाता है, न्यायालय में उसकी मान्यता नहीं है। अब जो अगर हम लोग पढ़ें इस चीज को, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 में भी बोला गया, और अगर हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 162 पढ़े, उसमें भी बताया जाता है कि पुलिस के सामने अगर आपने कोई बयान दिया है तो वो भी एक बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कई वजह हो सकती है, क्योंकि एक पुलिस वाले के ऊपर न्यायालय भरोसा नहीं करती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर कन्फेशन करने की कन्फेशन जो पुलिस वाले के सामने किया गया है, यानी पुलिस वाले के सामने अगर किसी अपराध को आपने अपने किसी जुर्म को कबूल करा है और पुलिस वाले की इसी बात के ऊपर न्यायालय उसको सजा देने लगे, तो आप सोचिए कि पुलिस वाले कितना लोगों को मार पीट पीट के उनसे कहेंगे कि तुम जुर्म कबूल करो। किसी आदमी से कहेंगे जुर्म कबूल करोगे, तुमने मर्डर किया, शक के बल पे उसको पीटेंगे, कहेंगे जुर्म कबूल करो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 164 के अंदर यह कहा गया है कि आप अपना स्टेटमेंट और कन्फेशन जो है मजिस्ट्रेट के सामने दीजिए। अब इस सेक्शन 164 के अंदर दो तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, एक कन्फेशनल और एक नॉन कन्फेशनल। जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होते हैं, अगर जो आप जिसमें अपने अपराध को कबूल कर रहे हैं या आपने जो क्राइम किया उसको आप कबूल कर रहे हैं, आपको वो एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। यानी जो आपने जुर्म इसके अंदर कबूल किया वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है, आपको सजा हो सकती है। लेकिन जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट होते हैं वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते हैं, उसके बिना पे आपको सजा नहीं हो सकती, लेकिन हां वो कोरोबरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी आपने जो बात आज बोली, कल आप अपनी बात से पलट जाए तो आपकी बात को देखा जाएगा कि आप क्या गलत बोल रहे हैं, या आपने कोई बात बोली उससे दूसरी बात को मिला के चले, उसको कोरोबरेट करें कि जो आपसे बात से मैच खाती है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 145 और 157 के अंदर दिया गया, 145 और 157 के अंदर दिया गया कि कॉन्ट्रडिक्शन और कोरोबोरेशन के लिए। तो इसके अंदर नॉन कन्फेशनल और कन्फेशनल स्टेटमेंट होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब इसके अंदर कौन से जज या मैजिस्ट्रेट जो है कंपेटेंट है कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। अगर हम लोग सेक्शन 164 की उपधारा 1 पढ़े, सब सेक्शन 1 पढ़े, तो उसमें साफ तौर पर दिया गया है कि सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब एक बार सवाल यह आया था कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ बयान या कन्फेशन मान्यता रखता है। तो एक केस था इसमें, वो था स्टेट ऑफ हरियाणा का वर्सेस परमानेंट का। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से डिसाइड हुआ था। तो इसमें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी जैसे डीएम जैसे हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किसी का बयान लिख दिया, और उस बयान को जो है जब न्यायालय में पेश किया गया तो न्यायालय ने उस बयान को नहीं एक्सेप्ट किया। न्यायालय ने कहा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है कंपेटेंट नहीं है इस सेक्शन के अंदर किसी के कन्फेशन या बयान को नोट करने पे, उसको वो कोई एज अ एविडेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो एडमिसेबल नहीं है, ये न्यायालय ने बोला। यानी अगर कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है तो वो या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो उसकी मान्यता नहीं होगी न्यायालय के अंदर। यह डिसाइड भी हो सके हैं कई और केसेस से। अब जब मजिस्ट्रेट जो है इसको रिकॉर्ड करेगा तो कुछ कंडीशंस होंगी जिसको पूरा करेगा, और इसके अंदर प्रोविजो जो ऐड हुआ है सेक्शन 164 में, वो ये भी कहता है कि इसको जो है ऑडियो वीडियो, जैसे जो बयान दे रहा है, जो कन्फेशन कर रहा है, इसको ऑडियो वीडियो के मीन्स के जरिए भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, अक्यूज के वकील की मौजूदगी में। और कोई पुलिस वाला अगर जिसको मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है, मजिस्ट्रेट की तरह एक्ट होने का पावर दिया गया है, वो भी इस सेक्शन के अंदर कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ कौन रिकॉर्ड कर सकता है? वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब इसके अंदर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करने से पहले कुछ कंडीशंस है जिनको नजर में रखेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि मजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड करेगा धारा 281 के हिसाब से, यानी सीआरपीसी की 281 के हिसाब से इसको रिकॉर्ड करेगा। और रिकॉर्ड करने से पहले वो अक्यूज्ड को, जो अपने जुर्म को, गुनाह को कबूल करने वाला है, उससे ये बोलेगा कि देखो तुम बाउंड नहीं हो कन्फेशन करने के लिए, तुम अपने अपराध को कबूल करने के लिए बाउंड नहीं हो, बाध्य नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुमने इसको कबूल कर लिया तो ये तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी चीजें मजिस्ट्रेट उसको बोल के बताएंगे, और फिर मजिस्ट्रेट खुद अपने आप को इस बात से सेटिस्फाई करेंगे, मुतमईन करेंगे कि हाँ इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, कोई प्रेशर नहीं दिया जा रहा है।
और अगर मान लो कि अगर वो नहीं देता है बयान, वो इस चीज के लिए विलिंगनेस नहीं है, वो बयान नहीं देता है, तो सब सेक्शन 3 कहता है कि एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड, कन्फेशन के रिकॉर्ड होने से कभी भी पहले कि द पर्सन अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट स्टेट्स दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन, जो पर्सन जो है, जो इंसान जो है अपियर हो रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, वो कहता है कि मैं कन्फेशन नहीं करूंगा। द मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन पुलिस कस्टडी, मजिस्ट्रेट जो है उसकी डिटेंशन को ऑथोराइज नहीं करेगा पुलिस कस्टडी में। अब आता है सेक्शन 164 सब सेक्शन 4, ये सब सेक्शन 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये सब सेक्शन 4 कहता है, जिसकी काफी चीजें तो हम जिक्र कर ही चुके हैं, कि एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281, वही 281 के आधार पे कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। और मजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड करने के बाद, इसको रिकॉर्ड तो करेगा ही करेगा, और इसको इसके नीचे जो जहां पे लिखा गया है कन्फेशन, उसके नीचे एक फुट नोट तैयार करेगा। उस फुट नोट के अंदर यही सारी चीजें लिखेगा कि मैंने इसको जो है ये एक्यूज इसको बोल दिया था कि देखो तुम बाउंड नहीं हो, बाध्य नहीं हो अपनी बयान देने के लिए, अगर तुमने दे दिया तो तुम्हारे अगेंस्ट लिख देंगे, तुम्हारे अगेंस्ट ये इस्तेमाल हो सकता है, और ये मेरी मौजूदगी में इसने किया, ओपन कोर्ट में किया गया। उसके बाद मजिस्ट्रेट अपनी साइन कर देगा उसके नीचे। अब एक केस था धनंजय रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, 2001 में ये केस डिसाइड हुआ था। अब इसके अंदर एक केस सवाल ये उठा कि अगर क्या मजिस्ट्रेट जो है ये धारा 164 की सब सेक्शन उपधारा 4 के अधीन अगर नहीं रहता, या मतलब अगर उसको ओमिट कर देता है, अगर इसको ओमिशन हो जाता है, मजिस्ट्रेट जो है इसको फॉलो नहीं करता है, तो क्या जो कन्फेशन है एडमिसिबल होगा? तो कोर्ट ने कहा कि ये एडमिसिबल नहीं होगा अगर वो सेक्शन 164 सब सेक्शन 4 के हिसाब से, जो हमने बताया जिसके अंदर था कि 281 के हिसाब से चलेगा, फुट नोट्स तैयार करेगा, रिकॉर्ड करेगा, अगर उसके हिसाब से नहीं चलता है तो उसका कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ हो सकता है, क्योंकि जब कोई बयान देता है अपना, उसके अंदर जो अक्यूज होता है उसको वो भी अपनी साइन करता है, उसके नीचे अपनी साइन करता है कि हाँ मैंने ये बयान दिया है, ये एकदम सही लिखा हुआ है, उसके नीचे साइन करता है वो। मान लीजिए किसी वजह से उसकी साइन नहीं ली गई, तो अगर किसी वजह से उसकी साइन नहीं ली गई, अब ये बात फ्यूचर में जो है वो खुद इसको डिस्प्यूट नहीं करता है, मतलब वो इस पे कोई एतराज नहीं करता कि साइन नहीं ली गई, लेकिन मामला जो लिखा है, मेरा जो बयान लिखा है वो सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसने उसको डिस्प्यूट कर दिया तो फिर वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो ये पॉइंट था। और अब आता है सब सेक्शन 5, इसका आता है, ये कहता है एनी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन, यानी कोई भी स्टेटमेंट, जैसा हमने बताया कि नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट होते हैं, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा जैसा इसके अंदर बताया गया है। जो एविडेंस रिकॉर्ड करने का सबसे सही तरीका है मजिस्ट्रेट की ओपिनियन में, और मजिस्ट्रेट के पास पावर होगा इसके अंदर की, इस सब सेक्शन 5 के अंदर की, जो इंसान है जो कन्फेशन, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है, कि उसको ओथ दे सके, उसको ओथ एडमिनिस्टर कर सकता है। अब इसके अंदर 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के अंदर कुछ ये 5A डाला गया। अब ये 5A क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ये मेनली जो है ये औरत के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं, जैसे जो सेक्शन 354 और 354A, B, C, और उसकी तरह से जैसे सेक्शन 376 सब सेक्शन 1, 2, A, B, C, D, तो इससे रिलेटेड, और सेक्शन 509 इससे रिलेटेड अगर कोई किसी के अगेंस्ट क्राइम हुआ तो जिसके अगेंस्ट हुआ है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। ये उसके बारे में बता रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्परेरी, परमानेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, द मजिस्ट्रेट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर। अब जिसके अगेंस्ट इस तरीके का क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, अगर वो टेम्परेरी या परमानेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है या मेंटली डिसेबल है कि उस वक्त बयान नहीं दे सकता है, या दे सकता है तो उतना उसकी बात में एक्यूरेसी नहीं है या सही से नहीं दे पा रहा, तो मजिस्ट्रेट किसी इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की मदद ले सकता है। अब इसके अंदर बोला गया है कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्परेरी और परमानेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड शैल बी कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ। मतलब जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है इसके अंदर, उसको माना जाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 137 के अंदर, उसको एग्जामिनेशन इन चीफ में माना जाएगा। सच दैट द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड। जब उसको एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा तो यानी जो मेकर है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, यानी जो वो बात बोल रहा है उसके लिए क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, मतलब जो अगेंस्ट पार्टी है वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकती है इस चीज के लिए।
अब इसका सब सेक्शन 6 कहता है कि द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि जो मजिस्ट्रेट और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो इसके अंदर कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, भले ही उनके क्षेत्र अधिकार में आता हो या ना आता हो उनके ज्यूरिसडिक्शन में, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने के बाद जो जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो मामला आता है वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो सेक्शन 164 के अंदर मेनली यही है। अब एक पॉइंट इसके अंदर बस एक और है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन का। वो रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब होता है कि किसी ने अपना जुर्म कबूल करा फिर अपनी बात से पलट गया। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट जो है कोर्ट के जजमेंट से आए। जैसे एक केस था हुक्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 1976 का। इसके अंदर कई बातें बोली गई, जैसे बोला गया कि कन्फेशन इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज इनवॉलंटरली बिकॉज इट इज सब्सिक्वेंटली रिट्रैक्टेड। अगर किसी ने कोई अपना बयान या कन्फेशन दिया, जुर्म कबूल करा, बाद में उसके बाद पलट गया, तो न्यायालय ये नहीं मानने लगेगा कि ये इनवॉलंटरली है, तो उसको खाली इस बिना पे कि वो पलट गया तो उसको इनवॉलंटरली नहीं समझेगा। द रिट्रैक्टेड कन्फेशन मे फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्वेशन अगेंस्ट द मेकर इफ इट इज प्रूव टू बी ट्रू। अब जो उसने जुर्म कबूल करा उसके बाद वो पलट गया, तो वो जो जुर्म उसने कबूल किया था अगर वो और दूसरे चीजों से कोरोबरेट हो जाता है और प्रूफ हो जाता है कि वो सही था, तो उसको इस पर सजा हो सकती है, भले ही वो उससे पलट गया हो। और देयर इज नो रूल ऑफ लॉ दैट द रिट्रैक्टेड कन्फेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय इंडिपेंडेंट रिलायबल एविडेंट। ये भी इसके अंदर बता दिया गया कि कोई भी ऐसा रूल ऑफ लॉ नहीं है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन जो है वो सपोर्ट हो किसी इंडिपेंडेंट एविडेंस से, रिलायबल एविडेंस से, कोरोबरेटिंग इट इन मटीरियल पार्टिकुलर्स में। द रिट्रैक्टेड कन्फेशन मे बी यूज्ड अगेंस्ट को अक्यूज इफ इट इज कोरोबरेटेड इन मटीरियल पार्टिकुलर्स। ये कह रहे हैं कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन, अगर दो अपराधी हैं तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन को अक्यूज्ड के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है अगर ये कोरोबरेट करता है दूसरे एविडेंसेस से। The requirement of retracted confession is to be corroborated is not a rule of law but a rule of prudence. The retracted confession may form basis of conviction of the person making it even without any corroborative evidence. ये बता रहे हैं कि जो retracted confession है वो accused के against इस्तेमाल किया जा सकता है बिना किसी corroboration के, but it cannot form the basis of conviction. लेकिन अगर कोई accused है, एक से ज्यादा दो अपराधी हैं, एक ने बयान दिया फिर पलट गया, तो इसके against इस्तेमाल हो सकता है लेकिन इसके against बिना corroboration के नहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारी चीज है सेक्शन 164 के अंदर।